सभी निवेशकों को राम गायकवाड़ का नमस्कार। आज हम इंडियन इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस पर जनरल एक ऐसे आदमी से बात करने वाली है कि जो इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा नाम है और जो बाय प्रोफेशन सीए है। सीए करने के बाद म्यूचुअल फंड रिसर्च एनालिस्ट, उसके बाद म्यूचुअल फंड में एंट्री हुई और 2008 के करेक्शन से लेके आज तक का उनका जर्नी, उनका एक्सपीरियंस हम अपने बेनिफिट के लिए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा शौक गुप्ता जी सबका। धन्यवाद राव। बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए आपके शो में। तो मैं ये जनरल जानना चाहता हूँ कि एक एजुकेशन बैकग्राउंड से सीए मतलब हाईली इंटेलिजेंट, ऐसा एक जनरल परसेप्शन होता है। तो इतना स्टडी करने के बाद, सीए होने के बाद आपको इंडियन इक्विटी या म्यूचुअल फंड या इक्विटी एनालिस्ट में आने के लिए ऐसी कौन-सी चीज़ जो थी जिसने आपको प्रेरित किया? जी, राम, बहुत ही अच्छा सवाल है और आपने एकदम मुझे नॉस्टैल्जिक कर दिया इसमें। तो जब मैं सीए कर रहा था, तो उसी समय जब उसमें सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, जब मैं वो करना शुरू किया मैंने और रेशियो एनालिसिस और कंपनी की बैलेंस शीट्स मुझे समझ में आने लगी, ऑडिट पे जाने लगा। तब मुझे धीरे-धीरे इक्विटी का पता चला, इक्विटी क्या है, कैसे है? फिर धीरे-धीरे मैंने रिसर्च किया, मैं ट्रेडिंग बोर्ड्स पे जाने लगा। उसी समय हमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसका। और फिर हमें समझ में आया कि ये एक बड़ा अच्छा मिक्स है आर्ट और साइंस का, जहाँ पे हमें एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, आर्ट जो कि डिसिप्लिन होता है और साइंस होता है जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, तभी हमने सोचा कि इस पे ही फोकस किया जाए और इसे ही करियर बनाया जाए। ओके, तो अच्छा डिसीजन आपका था, इसलिए आज हम मिल पाए, वरना मिलना मुश्किल हो जाता। तो जस्ट एक आपका जो भी 2007 से आज तक का जो एक्सपीरियंस है, उसमें आपकी अच्छी 2-3 लर्निंग्स क्या थी? और कभी ऐसा लगा क्या कि इस फील्ड में आने के बाद 2007 के बाद जब जीएफसी क्राइसिस हुआ, मार्केट 50% ऑलमोस्ट डाउन, तब आपको डर लगा क्या? और तब आपने फिर भी इस मार्केट में और यही प्रोफेशन में रहने के लिए ऐसा क्या आपका जो बोलते हैं हम कि ऐसी क्या चीज़ें हुई कि आपको यही कंटिन्यू करना पड़ा? जी, सच बताऊँ तो अगर डर का प्रश्न है, 2008 में जब आपकी करियर शुरू हुआ और हमारे कई सारे मित्र थे, जो मित्र कई अच्छे ऑडिट फर्म्स में काम करते थे और मैंने ये चुना और विदिन 1 ईयर इतना बड़ा क्राइसिस हो गया कि मार्केट 50% करेक्ट हो गया, तो डेफ़िनिटली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डर लगा कि ये करियर चॉइस सही है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई ठीक से और मार्केट्स रिकवर हुए, तब धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट वोलेटिलिटी और फंडामेंटल्स हम अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर हम फंडामेंटल्स पे फ़ोकस करेंगे, तो मार्केट वोलेटिलिटी आए या ना आए, आपको डर नहीं लगेगा। तो हमारी जो आपका प्रश्न का पहला पार्ट था कि हमारी की लर्निंग्स क्या है? देखिए, इसमें 2-3 की लर्निंग्स है। एक जो हमारी मेरी की लर्निंग हुई है, देखिए, एक चीज़ सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। एवरी टाइम, एवरी साइकिल आप नई चीज़ें सीखते हो। तो शुरुआती दौर में जो हमारी की लर्निंग हुई वो ये है कि आप फोकस करें बिजनेस फंडामेंटल्स पे, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में। मार्केट वोलेटिलिटी आती रहेगी, जाती रहेगी। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, तो आपको इक्विटी रिटर्न देगा। तो अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं कि वॉरेन बफे का अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से संक्षेप किया है इस चीज को कि नियर टर्म में इक्विटी मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है। जो मेजॉरिटी लोग सोच रहे हैं वो हो जाता है ट्रेडिंग में, लेकिन लंबे अवधि में इक्विटी मार्केट्स बिहेव लाइक वेइंग मशीन। सही फंडामेंटल वैल्यू कंपनी की पोर्टफोलियो की अराइव हो जाती है। तो दो की लर्निंग्स है, एक डिसिप्लिन, बिहेवियरली स्ट्रांग रहना, और दूसरा है लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना। तो आपने वॉरेन बफेट जी का नाम लिया, तो इसमें एक्चुअल जो परसेप्शन आफ्टर कोविड बना था 21-22 कि इक्विटी मार्केट 30-40% रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही दे देता है और ये सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के कारण जो बन गया था, उसको पिछले 18 महीने में एक झटका लगा। जी। तो आपने उससे पहले जो बोला था कि आर्ट एंड साइंस, तो एक्चुअल वेल्थ बनाने में बिहेवियर का कितना यूज़ होता है और डेटा पॉइंट या नंबर्स का कितना यूज़ होता है? देखिए, ये एक इसको
ऑब्जेक्टिवली अलग-अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड है ये चीज़। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। साइंस क्या है? अगर आप 2 + 2 करें, 4 हो जाए। राम जी आपके लिए भी 4 है, मेरे लिए भी 4 है। दैट इज़ साइंस। यूनिवर्सल को। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन अगर एक सामने एक पेंटिंग रखी है, आपको वो अच्छी लग सकती है, मुझे वो अच्छी नहीं लग सकती। दैट इज़ आर्ट। जो इक्विटी मार्केट होता है, वो उसका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, वो आप भी वही देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ। लेकिन वो फाइनेंशियल्स आगे जाके कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, फ्यूचर में क्या होगा, मार्केट उसको किस तरह से परसीव करेगा और वो भाव मुझे सही लग रहा है कि नहीं, वो आपको आता है आर्ट, इंट्यूशन, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। इसी तरह से ग्रीड एंड फियर से बचना हमें अच्छे बिहेवियर टूल्स से। सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन वर्क। तो सर के आंसर से एक ही पता चला है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें ग्रीड एंड फियर इन दोनों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अभी इसमें कोई भी पोर्टफोलियो जनरेशन में हर कोई बोलता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन योर वन बास्केट। तो ये डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन, इसका रोल रियल वेल्थ क्रिएशन में कितना है? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ज़्यादातर लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं स्टॉक पिकिंग पे, लेकिन असली वेल्थ क्रिएट होती है प्रॉपर एसेट एलोकेशन से, सही एलोकेशन से। अगर आपकी अवधि लॉन्ग टाइम की है और आपका एलोकेशन इक्विटी में कम है, तो आप कितना भी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करें, अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, आप आपके फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। तो एसेट एलोकेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इस लिहाज से और हिस्टोरिकली अगर आपने देखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं गोल्ड का एग्जांपल लूँ, मैं कोविड ईयर पे जाता हूँ। कोविड ईयर में जनवरी से मार्च गोल्ड ने आपको करीबन करीबन 30% रिटर्न दिया, इक्विटी -20% था। मार्च से लेकर दिसंबर तक गोल्ड ने जीरो रिटर्न दिया, इक्विटी वॉज अप 30%। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके रखते, मतलब 15-20% गोल्ड 80%, आपका रिटर्न बहुत अच्छा होता, आपकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती। सिमिलरली अगर आप पिछले 1.5 साल से भी देखें, उससे पहले इक्विटी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, अब इक्विटी साइडवेज है, गोल्ड अच्छा कर रहा है। तो एसेट एलोकेशन, सही एसेट एलोकेशन फाइनेंशियल गोल के लिए स्टॉक सिलेक्शन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो एसेट एलोकेशन और सर के इसमें मैं एक जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि 2011 टू 2018 तक गोल्ड के ऑन एन एवरेज CAGR ऑन एन एवरेज बिलो 2% था। जी। तब कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उससे पहले 2006 टू 2010 गोल्ड का CAGR मोर देन 18% था। जी। वही सेम लास्ट 5 ईयर। तो जो रिसेंसी बायस जिसको बोलते हैं, तो रिसेंसी बायस या बायसेस जो होते हैं इन्वेस्टर के माइंड में, या ह्यूरिस्टिक एंड बायसेस जो होते हैं, उसके 2-3 आप एग्जांपल शेयर करेंगे? और नॉर्मल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में रियल जेन्युइन वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे बायसेस है जिस पर जो हावी होते हैं लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए? देखिए बायसेस के नाम देने के बजाय मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि किस तरह से बायसेस हम पे काम करते हैं। जैसा कि आपने गोल्ड के बारे में बताया, ये बहुत ज़रूरी। एक और बायस जो इंसान के दिमाग में होता है कि अगर किसी चीज़ से, किसी टाइप का स्टॉक या किसी टाइप का पोर्टफोलियो में उसको अभी अच्छा रिटर्न आया है, उसको ऐसा लगता है कि वही चीज़ दोबारा करने पे उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे हो सकता है कि 2020-21 में आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया और स्मॉल कैप में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे आप उसमें जाएँगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। ये एसेट एलोकेशन में भी काम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का हो सकता है कि गोल्ड का रिटर्न बहुत अच्छा आया हो अभी, जैसा आपने रीसेंसी बायस को बोला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड ही आपको अच्छा रिटर्न देता जाएगा। हमने कई बार इवन एट द पोर्टफोलियो मैनेजर लेवल हमने देखा है, ये बायसेस सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी ने किसी स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा बनाया है या किसी सेक्टर फंड में पैसा बनाया है, उनका एलोकेशन धीरे-धीरे उधर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यही सेक्टर में पैसा बनता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आदमी को देखने चाहिए, समझने चाहिए। रिसर्च बायस का आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ आपको, जिसको कि आजकल जेन ज़ी भाषा में पोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि अगर वो 50 चल गया, आपके सारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, आप भी जाके उसको ले लीजिए, बिना फंडामेंटल देखे। आई थिंक ये फोमो जो ट्रेड होता है, इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो शायद सितंबर 2024 में फोमो ट्रेड इक्विटी था, स्मॉल कैप इक्विटी था। आज शायद वो मेटल्स हैं, गोल्ड है या सिल्वर है।
तो इस टाइप के ट्रेड जो फोमो ट्रेड्स होते हैं उससे बचना बहुत ज़रूरी है। जनरली इसको ये हम हर्ड मेंटालिटी भी बोल सकते हैं कि एक भेड़ अगर एक दिशा में जा रही है तो सारी भेड़ें उसी के फॉलो करती जाएगी और एक दिन सब खत्म। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने की ज़रूरत है हर्ड मेंटालिटी में, द क्राउड इज़ राइट ऑन ट्रेंड्स, रॉन्ग ऑन एंड्स। तो कई बार क्या होता है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्राउड एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिर्फ कॉन्ट्रेरियन बनने के लिए आपको कॉन्ट्रेरियन बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जो साइंस पार्ट है, जो फंडामेंटल पार्ट है, वो हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर फंडामेंटली भी वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कॉन्ट्रा जाएँ। लेकिन अगर फंडामेंटली चीज़ें ठीक है और आपके ट्रेंड उस साइड है, तो आपको ट्रेंड भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो अभी जैसे आपने ट्रेंड नाम लिया, तो एज अ बजाज म्यूचुअल फंड, तो इस पर मैं आता हूँ कि बजाज अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर को आपके साथ इन्वेस्ट करना है, बजाज में मुझे अलोकेट फंड करना है, तो जैसे ये ट्रेंड, जैसे आप मेगा ट्रेंड एक कंसेप्ट चलाते हो, एक एसेट एलोकेशन है या स्मॉल कैप है, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कौन सी परिस्थिति में कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके तीनों भी जो कैटेगरीज है जैसे फ्लेक्जी मिड कैप, फ्लेक्जी कैप, मल्टी कैप, एसेट एलोकेशन एंड स्मॉल कैप, जी। उनका जस्ट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस और उसमें क्यों करना चाहिए और कौन से इन्वेस्टर ने कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। और उसके बाद मैं भूल जाने से पहले एक एडिशनल सवाल पूछ के रखता हूँ कि अगर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर कुछ गलत जाता है, तो आपका रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी आप कौन सी यूज करते हो? जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं फंड्स की और उसमें हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की, जो कि मेगा ट्रेंड के थ्रू रन होता है। बिल्कुल आसान भाषाओं में मैं आपको मेगा ट्रेंड समझाने की कोशिश करता हूँ। मेगा ट्रेंड है क्या? नाउ अगर आप देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न रिटर्न जो होता है वो अल्टीमेटली कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ पे निर्भर करता है कि कंपनी अपने अर्निंग्स को कितना फास्ट ग्रो करती है। तो आपको अगर कोई अच्छी फास्ट ग्रोइंग पोर्टफोलियो चाहिए तो आपको ऐसी कंपनियां इकट्ठी करनी पड़ेगी जो कि बहुत अच्छी ग्रो कर रही है ना। लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में रिस्क ये होता है कि अगर आप ग्रोथ पे गलत गए तो स्टॉक्स करेक्ट हो सकते हैं बहुत शार्प नहीं। लेकिन अगर क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ऐसे सेक्टर्स ऐसे थीम्स को पकड़ें जहां पे इंडस्ट्री वाइड ग्रोथ अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई में हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ रहे हैं कि बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही है। सॉरी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग में हो सकता है, डिजिटल लेंडिंग हो सकता है, यूपीआई हो सकता है। अगर ये सेक्टर्स फास्ट ग्रो हैं, अब हमने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, अब हम उसमें ऐसी कंपनीज को चुनेंगे जो उस फास्ट ग्रोथ के बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। ऐसे मैनेजमेंट जो उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अच्छे क्वालिफाइड प्लेयर्स। प्लेयर्स। सो अच्छी थीम, फास्ट ग्रोइंग थीम में अच्छा प्लेयर, तो डबल। तो ऐसे अगर आपने सारी कंपनीज इकट्ठी कर ली और आपका पोर्टफोलियो ग्रो बहुत अच्छा हो गया, तो ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आपकी अर्निंग कंपाउंड अच्छी होगी पोर्टफोलियो की और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये है मेगा ट्रेंड स्ट्रेटेजी। अगर अब इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था, आपने बोला किस टाइप के निवेशक को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये क्लेसी कैप कैटेगरी का फंड है। ऐसे निवेशक जो कि बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो मार्केट, जिनका कम से कम 5 से 7 साल का, बिकॉज ये मेगा ट्रेंड्स जो होते हैं 5 साल 7 साल 10 साल के लिए प्ले आउट होते हैं, तो जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है और नियर टर्म वोलेटिलिटी से ज़्यादा घबराए ना, उनके लिए ये परफेक्ट फंड। मतलब जैसे चाइल्ड एजुकेशन है मेरा लॉन्गर टर्म में, और रिटायरमेंट है। हाँ, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चा भी स्कूल में है, तो आप 7-8 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिएगा। तो वो हो गया फ्लेक्सी कैपिटल। अब हम आते हैं मल्टी एसेट। देखिए, मल्टी एसेट इज एन एसेट एलोकेटर। इसमें भी हमने क्या किया है कि एसेट एलोकेशन में देखिए इक्विटी का जो इम्पोर्टेंस है वो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली कंपाउंडिंग आपको इक्विटी से मिलती है। इसलिए इक्विटी एलोकेशन हमारे मल्टी एसेट में थोड़ा ज़्यादा है। हमारा इक्विटी एलोकेशन 60 से 65% रहता है मल्टी एसेट में, और बाकी हमारा करीबन 20% गोल्ड सिल्वर रहता है, और बाकी हमारा डेट रहता है। अब इक्विटी ज़्यादा रखने का रीज़न है कि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से थोड़ा शायद वो करेंगे, आशय करेंगे कि ये ज़्यादा इक्विटी से वोलेटिलिटी आ जाती है। तो हमने ऐसा किया है कि हमने इक्विटी पोर्शन में डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी को यूज़ किया है। मतलब कैश रिच कंपनीज। जी, कैश रिच जो डिविडेंड देती हो।
डिविडेंड देने वाली कंपनी एंड ग्रोइंग कंपनी से फ़ायदा ये होता है कि आपको कम से कम एक सर्टेन डिविडेंड यील्ड मिल रहा है पोर्टफोलियो में, 60% पोर्टफोलियो में। एंड बिकॉज़ उन कंपनीज़ में डिविडेंड यील्ड है, उन कंपनीज़ की वोलेटिलिटी स्टॉक प्राइस की भी थोड़ी कम होती है। तो 60-65% डिविडेंड यील्ड कंपनीज़, जिसमें डिविडेंड यील्ड निफ्टी से ज़्यादा मिल जाती है आपको। आपका एक अच्छा एलोकेशन गोल्ड या सिल्वर में होता है और एलोकेशन डेट में होता है। ऐसे निवेशन जिनको मार्केट वोलेटिलिटी से थोड़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, या तो वो नए इन्वेस्टर हैं, उन्हें, या फिर उनको उनका नीड ग्रोथ से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि मैं थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ हो, मेरे को ऐसा नहीं हो फोमो हो जाए कि गोल्ड नहीं है मेरे पास, सिल्वर नहीं है मेरे पास। उनके लिए मल्टी एसेट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब एसेट एलोकेशन का जो हमने पहले बात की थी, वो एक ही फंड में सब कुछ आ जाता है। तो इंडिविजुअली एक्टिवली मुझे एज अ इन्वेस्टर अलग अलग पार्ट में अलोकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक साथ आपके पास अगर पैसा दिया तो आप उसको अलग अलग एसेट में मैनेज करोगे। बिल्कुल, आप इसको इस तरह से मानिए कि एक महाराष्ट्रन थाली है, जिसमें मिठाई पूरन पोली भी है और जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ही आपको मिल जाती है। अब तीसरी कैटेगरी करते हैं बात स्मॉल कैप। हो गया। देखिए वो सबसे फेवरेट, सबसे डार्लिंग जी स्कीम होती थी 2023-24 में। लेकिन आज सबसे मतलब बुरी वाइफ टाइप है कि 18 साल में जीरो रिटर्न या माइनस रिटर्न। हाँ, देखिए, स्मॉल कैप्स में है ना, शायद थोड़ा टाइमिंग इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को टाइमिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्मॉल कैप, स्पेशली हमारा स्मॉल कैप जिसमें हल्का सा हम क्वालिटी टिप करते हैं, ठीक है? तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इन्वेस्टर आएँ जो कि एसआईपी इन्वेस्टर। स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एसआईपी, क्योंकि इसमें मार्केट टाइमिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक चीज़ को। और दूसरा, किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, स्मॉल कैप में बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी का टिंट, क्योंकि स्मॉल कैप के कंपनीज़ का एक जो एक स्पेशल पेक्युलैरिटी होती है, वो ये होती है कि उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है। अगर आप इंडेक्स देखें स्मॉल कैप का, इतना हाई चर्न होता है, 10 साल पहले जिन कंपनीज़ का वो इंडेक्स था, आज वो कंपनीज़ पता नहीं कहीं और ही होंगी। हर बार स्मॉल कैप की जो साइकिल आती है तेजी की, इट इज़ लेड बाय न्यूअर सेट ऑफ कंपनीज। ये पुरानी कंपनीज, क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है, थोड़ी वीक कंपनी होती है, इसलिए क्वालिटी टिल्ट एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी होता है, और वही हमने इसमें रखने की कोशिश की है। एंड दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड फॉर एसआईपी इन्वेस्टर्स, जिनका 3 से 5 साल तक एसआईपी करने का मन हो शांति से, वो इस प्रोडक्ट को तो उसमें लॉन्ग टर्म 15-20 साल रुके तो जी अच्छा बेहतर। 5 से 7 साल तक आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसको आप फल को तैयार होने दीजिए। मतलब पेड़ लगाने जैसी बात है, छोटा पेड़ लगाया सैपलिंग, धीरे धीरे वो पेड़ होगा, बड़ा होगा, फिर उसमें आम लगेंगे, फिर आप आराम से आम एंजॉय कर सकते हैं। अब जनरल एक मार्केट डाउनफॉल में जब लोग बोलते हैं कि अभी रिटर्न नहीं बन रहा है, मेरा एसआईपी बंद कर दो या पैसा निकाल दो, तो हमें थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और ऐसा लगता है कि अरे ये गलत जगह जा रहा है, जो बेन बनाने का चांस था वो इसके लाइफ से वो हटा रहा है और शॉर्ट करेक्शन। तो आपको कभी एज अ फंड मैनेजर जब मार्केट डाउन होता है और तब पैसे नहीं आते और लोग निकाल लेते हैं, तब ऐसा कुछ दिमाग में आ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना, देखिए, ये एक है जो हम टाइम एंड अगेन देखते हैं, जो होना चाहिए, होता बिल्कुल उसके विपरीत है भी। और मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ना ये चीज़ एकदम ईज़िली एक्सप्लेन करूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। जैसा आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने, मेरा करियर का स्टार्टिंग था। जनवरी 2008 में निफ्टी पीक हो गया 20-21 सॉरी 21,000। सेंसेक्स पीक हो गया 21,000, यस। उसके बाद वो 8,000 हुआ अक्टूबर में, और उसके बाद वो 2010 में तो सिर्फ दिवाली के आसपास वो करीब वापस 20,000 हुआ, और नवंबर। तो पूरा साइकिल वहां तक कंप्लीट हुआ। उस समय आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर, एंड क्योंकि मेरा भी करियर का शुरुआत था, मुझे भी ऐसा लगा कि अब शायद रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, इक्विटी यहाँ से कितना चल पाएगी। लेकिन अगर आप देखें, वो 20,000 भी आज 2024 में 85,000 हो गया। अगर किसी ने उस पीक पे भी डाला होता, तो आपको शायद थोड़े रिटर्न कम मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपको लॉस हो गया। ठीक है? हमने एक बेसिक सा स्टडी किया था, जिसमें हमने ये पाया था, एटलीस्ट जब हमने ये स्टडी किया था, और हमने स्टडी किया था ये पिछले साल तक, अगर आप सेंसेक्स में किसी भी महीने में इन्वेस्ट करें, किसी भी तारीख को, अगर आपने वो पैसे 7 साल तक रखे, तो आपको लॉस नहीं होता। अच्छा।
बहुत ही अच्छा डेटा दिया है सर हमें। एटलीस्ट आपका डाउन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो गया, और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी है जो अच्छा कंपाउंड कर रही हैं और सर्वाइव करेंगी साइकिल्स को, तो आपको आपका ट्रू रिटर्न मिल जाएगा। तो सर के आंसर को ही मैं थोड़ा-सा इलैबोरेट कर देता हूँ कि चलिए मैं अपने इन्वेस्टर को जब बोलता हूँ तो ऐसे बोलता हूँ कि आपको जब भी एसआईपी या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने खुद के बच्चे जैसे ग्रो करते हो 18-20 साल तक, या पीपीएफ अकाउंट जैसे 15 साल तक आप उसको टच नहीं करते, या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, मार्केट अप डाउन होए, कुछ होए, कोई भी वायरस आए, तो 20-25 साल तक हम प्रीमियम पे करते ही है। जैसे हम होम लोन लेते हैं 15-20-25 साल का ईएमआई, तो ऐसा करने से रियल वेल्थ बनती है। मतलब मार्केट जो भी अप डाउन होगा वो सब कुछ कवर अप हो जाता है। और बाकी स्टॉक सिलेक्शन और क्वालिटी स्टॉक, उसके लिए तो आप है ही। तो मैं एक जनरल और एक लास्ट के 2 क्वेश्चन, आफ्टर कोविड जो डिजिटल मीडिया या इन्फ्लुएंसर से जो खुद को फंड मैनेजर समझ रहे थे, यंग टैलेंटेड बच्चे या जेनज़ीज़ या जो भी है, कि उनको लग रहा था कि स्टॉक सिलेक्ट करके मैं रातों रात अमीर बन सकता हूँ या मुझे फास्ट पैसे बनाने हैं। तो उनको आप एज अ इक्विटी इन्वेस्टर बनने के लिए क्या एडवाइस दोगे? देखिए, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि स्टॉक सिलेक्शन आपको बहुत एक्साइटमेंट देता है। अच्छा नया स्टॉक सेलेक्ट करना, स्मॉल कैप में किसी और ने नाम नहीं सुना हो, आप उस स्टॉक को लेंगे या आप बहुत एक्साइटेड होगे। लेकिन एक स्टॉक से आपकी वेल्थ नहीं बढ़ती। इट इज़ अ पोर्टफोलियो व्हिच मेक्स यू वेल्थ। तो आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और उसको सही वेट्स देने हैं, और जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, आपको रिस्क को भी प्रॉपर वेटेज देना है। तो ये और पूरा कॉम्बिनेशन आपको एक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्किल है, टेक्निकल स्किल टू पिक स्टॉक्स, अंडरस्टैंड कंपनीज, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, दूसरा उसके पास समय है, और तीसरा वो पोर्टफोलियो में एलोकेशंस कैसे होते हैं और रिस्क को समझते हैं, तो वो खुद कर सकते हैं ये चीज़। लेकिन अगर वो उनके पास समय नहीं है और वो कुछ और करते हैं एंड दे वांट देयर मनी टू ग्रो, म्यूचुअल फंड इन द बेस्ट प्लेस, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन तरीके से। दूसरी बात क्या होता है, म्यूचुअल फंड आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड देता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली हर दिन एनएवी आता है, हर महीने उसका फैक्ट शीट आता है, और आपको उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस दिखते हैं कि जो वो बोल रहे हैं उन्होंने किस तरह से उसको किया है। वो हिस्ट्री आपको सही सिलेक्शन करने का मौका देती है, जो कि अ, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं, वो अपने तरीके से काम करते होंगे। लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री जो देखने का मौका जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देता है, वो कोई और नहीं देता है। तो अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन, अभी मैंने ये करियर स्टार्ट किया था 2002 में। सेंसेक्स था 3000, निफ्टी थे 1800। आज सेंसेक्स थे 85,000, निफ्टी इज अराउंड 25,000। जी। फिर भी मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट आज ऑलमोस्ट नेट इनकम का 40% इन एसआईपी, ओनली इन एसआईपी। तो पिछले 20 साल में मैंने कभी ट्रेड नहीं किया खुद, या तो मुझे उतना दिमाग नहीं है, या फिर मुझे उतना टाइम नहीं है, या स्किल नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर एक 20-25 एनालिस्ट फंड मैनेजर की टीम मेरा पैसा मैनेज करने वाली है, तो व्हाई नॉट। तो जो ऐड चल रहा था एडवाइजर जरूरी है या वित्तीय सलाहकार रियल वेल्थ बनाने में जरूरी होता है। जैसे मैं खुद मैनेज करता हूँ कि एक फंड मैनेजर अगर मेरी वेल्थ जनरेट करने के लिए वो काम कर रहा है, तो ये एडवाइजर ज़रूरी है, या लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसका एक संदर्भ क्या होता है, या क्या रियली में ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए, इंडिया में हम अभी भी जानते हैं कि एजुकेशन लेवल लोगों में थोड़ा कम है। लिटरेसी भी कम है इस देश की, और फाइनेंशियल लिटरेसी तो और भी कम है। अबाउट अंडरस्टैंडिंग राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, क्या सही है, एसेट एलोकेशन, उसके लिए एक नॉलेज बेस चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। अ, दूसरी बात ये है कि अगर आप कोविड समय पे जाएँ और उस टाइम का डेटा एनालाइज़ करेंगे, आप ये पाएँगे कि सबसे ज़्यादा जो रिडक्शंस हुए थे, जब कोविड में मार्केट जोर से गिरा, इस तरह से रूमर फैला कि भई दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड में रिडम्पशंस हुए थे, वो डायरेक्ट से हुए थे, रेगुलर से नहीं हुए थे। क्योंकि रेगुलर में जो सीज़न्ड जो एडवाइज़र्स थे और जो सीज़न्ड फंड मैनेजर थे, उनको पता है कि ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं,
और अगर ऐसे समय पे हमें बेचना नहीं, हमें खरीदना है, अ, तो उन लोगों ने जिस तरह से हैंड होल्डिंग की इन्वेस्टर्स की, दोज इन्वेस्टर्स, एंड आई हैव मेट मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मुझे बताते हैं कि वो सब एक बार तो लोगों ने हाथ पकड़ के लोगों के रिडेम्पशंस रुकवाए, और 1 साल बाद उन्हीं लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया अपने एडवाइजर्स का, अपने फंड मैनेजर का सही सलाह देने के लिए। तो आई थिंक एक हैंड होल्डिंग अभी भी इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाई एवरी ईच पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज़ वेरी, वेरी रेलेवेंट। तो सर एक एंड वाला क्वेश्चन कि मैंने जब कॉलेज में था तब 2000 का तो डॉट कॉम बबल था, वो बस हुआ था। फिर 2002 तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी रहा, मार्केट डाउनफॉल था। जी। तो ऑलमोस्ट 30-40% मार्केट गिरा था। उसके बाद 2008 में जीएफसी के कारण मार्केट 40% डाउन। उसके बाद 11, 12, 13 मार्केट के रिटर्न हार्डली 2%। उसके बाद नोट बैन हुआ, फिर जीएसटी आया, उसके बाद कोविड आया। कोविड में ऑलमोस्ट 40-45% मार्केट डाउन। तो जिन लोगों ने ये इवेंट में नेगेटिव रिएक्ट किया, उनका वेल्थ नहीं बना। अगर वो रुक जाते तो वेल्थ बन जाती। तो आगे ऐसे इवेंट आने पर इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? और दूसरा एक सब क्वेश्चन ये है कि आप अगले 10-15 साल में एज अ बजाज म्यूचुअल फंड, आप आपका एसेट या आपका कहाँ देखते हो आप बजाज एज अ म्यूचुअल फंड ग्रुप? जी। देखिए, पहला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, हम सबको एक्चुअली समझना चाहिए कि ऐसे ग्लोबल इवेंट्स और रिस्क इवेंट्स आते रहेंगे। ये कभी नहीं होगा कि नहीं आएँगे। इक्विटी की खूबसूरती ये है कि रिटर्न्स हमेशा लंपी होता है। वो एक साथ स्टेडी नहीं आते, वो एक साथ रुकते हैं, फिर रिटर्न आता है, फिर मार्केट रुकता है, फिर आते हैं। इस तरह से ही मार्केट चलता है, एंड इसी वजह से इक्विटी आपको थोड़ा हाई रिटर्न भी देता है। तो किसी भी इन्वेस्टर को एक सिंपल चीज़ है, और आई थिंक जो भी एडवाइजर्स हैं वो भी ये चार्ट अपने अगर इन्वेस्टर्स को दिखाएँगे, 2002 से 2025 तक सेंसेक्स की जो अर्निंग्स है, जो ईपीएस जिसको बोलते हैं, कंपनीज़ की सारी परसेंटेज के 30 कंपनीज़ की अर्निंग्स 13 गुना हुई है, 13 टाइम्स, और 20 ईयर्स। इन 20 ईयर प्रॉक्सिमिटी करती है 20-23 ईयर्स, एंड सेंसेक्स भी 13 गुना हुआ है। एग्ज़ैक्टली सेम। अब बीच में डिविजन्स आए होंगे, सेंस अर्निंग्स देखिए, कंपनियाँ अगर अच्छी हैं, हमें सबसे बड़ी बात है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म। हमें अ, पॉजिटिव होना चाहिए चीज़ों के प्रति। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव हैं, हमें ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, नॉमिनल जीडीपी 9 से 10% पे ग्रो कर सकती है। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स जो कि सेंसेक्स में है, निफ्टी में है, पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं, वो अपनी अर्निंग्स को 12-13% पे ग्रो कर सकती हैं। तो और अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें थोड़ी फास्टर अर्निंग ग्रोथ की कंपनी लेंगे, तो वो 13-14% से अर्निंग्स अपनी लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड कर सकती है। रफ जेनरिक बात बता रहा हूँ आपको। तो आपको इस टाइप का निवेश, तो आपका जब इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म में इस अर्निंग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको सेंसेक्स का एग्जांपल दिया। तो लास्ट अगले 10 साल में एज अ बजाज पूना बेस्ड कंपनी, बजाज फिनांस तो अच्छा परफॉर्म ही किया है पिछले 15 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। जी। तो एज अ बजाज म्यूचुअल फंड आप नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली हमारे अपने इंटरनल टारगेट्स हैं ग्रोथ के। हम एज अ म्यूचुअल फंड हम एक फुल फ्लेजेड सर्विस, म्यूचुअल फंड सर्विस ऑपरेट करना चाहते हैं। लास्ट जब से हमने शुरुआत की है, हमारा पहला इक्विटी फंड अगस्त 2023 में आया था। वहाँ से लेके अभी तक हमारा इक्विटी एम करीबन करीबन 18,000 करोड़ है, टोटल एम 30-35,000 करोड़ है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसी हैं इंडस्ट्री में अभी तक। अ, हमारा एईएम टारगेट से ज़्यादा, देखिए एईएम टारगेट इंटरनल सभी के होते हैं, वो हमारे भी हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट वो है कि हमारे कस्टमर्स को हम एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट्स ऐसा ऑफर करें जहाँ पे वो पिक एंड चूज़ कर सके, अपनी नीड्स के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करें। और दूसरा वो एक सैटिस्फाइड कस्टमर हो कि जिसने जिस प्रोडक्ट पे लिया है फोकस, या जिस प्रोडक्ट को चुना है, वो प्रोडक्ट पे उस तरह से रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे डिलीवर किए। ये हमारा टारगेट है। सो सभी निवेशकों को और मेरे सभी निवेशक और मेरी खुद से
तहे दिल से आपका शुक्रिया नमस्कार। कि आपने इतनी सीधी सरल भाषा में इक्विटी मार्केट और स्टॉक सिलेक्शन, एसआईपी सब कुछ समझा दिया, तो दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।